नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप तो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आपके इस परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल में हिंदी पेपर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाएगा वो सभी क्वेश्चंस इसी क्लास से पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्लास रोजाना सुबह 9 बजे आपको देखने को मिल जाएगी, तो रोजाना सुबह 9 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ना ना भूले। बात करेंगे अपडेट की, तो सबसे बड़ी अपडेट यही निकल के सामने आ रही है कि जेएसएससी के द्वारा सभी को नोटिफिकेशंस भेजा जा रहा है। जिनका जिनका भी एग्जाम है उन सभी को जेएसएससी के द्वारा कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशंस भेजा जा रहा है, जिसमें आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एग्जाम कब है और आपका एग्जाम कहां पे है, ये आपको बताया जा रहा है। जिस प्रकार से इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे नाम दिया हुआ है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 21 तारीख को एग्जाम है बोकारो में, 17 तारीख से आप लोग अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है जो निकल के सामने आ रही है। जेएसएससी के द्वारा सभी को नोटिफिकेशंस भेजा जा रहा है कि आपका एग्जाम कब है। यानी जेएसएससी इस नोटिफिकेशंस को क्यों भेज रही है? जेएसएससी कह रही है कि भाई उठो जागो, अब आपका एग्जाम आ गया है, अब तो पढ़ लो। जेएसएससी यही कह रही है कि भाई अब तो पढ़ लो, एग्जाम अब आ गया है, अब तो अपनी तैयारी को मजबूत कर ले। तो यहां से हम अपने तैयारी को उस लेवल पे पहुंचाएंगे कि जिंदगी में दोबारा हमें पीछे मुड़ने की जरूरत ना पड़े। जिंदगी के सफर को यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसी के साथ में दोबारा हमें पीछे मुड़ना ना पड़े, इसी टारगेट को लेकर इस सफर को हम लोग आगे शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद हैं। अब संधि के कितने भेद हैं, तो हिंदी ग्रामर का ये पार्ट है और आपके सिलेबस में हिंदी ग्रामर है। तो अब इसका आंसर कौन दे पाएगा कि संधि के कितने भेद हैं? सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो वही दे पाएगा जिसे संधि के बारे में पता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे संधि के बारे में पता है कि संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद हैं, तो मैं इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे पाऊंगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए, संधि किसे कहते हैं सर, हम लोग उसको भी समझेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें संधि की, तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संधि के 3 भेद हैं। अब हम लोग समझेंगे कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग संधि कहते हैं। दो शब्द नहीं, दो शब्दों के मेल को नहीं, दो वर्णों के मेल को। क्या? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि, संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग संधि के बारे में अलग क्लास में समझेंगे, क्योंकि यहां पे हम लोग संधि का क्लास तो कर नहीं रहे हैं और संधि एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है। संधि के बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे आप समझिए कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को नहीं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहां पे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि संधि के कितने भेद हैं, तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे कि संधि के 3 भेद हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम बहुत दयालु है। ठीक है, अच्छी बात है, दयालु होना अच्छी बात होती है। अब राम बहुत दयालु है, इस वाक्य में दयालु शब्द कौन सा विशेषण है? ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है कि राम बहुत दयालु है, तो बहुत अच्छी बात है। दयालु होना अच्छी बात होती है ना, बुरी बात तो होती नहीं है। तो इस वाक्य में जो दयालु शब्द है वो कौन सा विशेषण है? चलिए, अब विशेषण क्या होता है सर? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं।
अब आप लोग बोलेंगे सर संज्ञा किसे कहते हैं? दुनिया का कोई भी नाम संज्ञा है। राम, मोहन, सीता, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो कोई भी नाम है, दुनिया में जो भी नाम है, ये क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसका नाम है कलम, तो ये भी एक संज्ञा है। ये क्या है? तो इसका नाम है घड़ी, ये भी एक संज्ञा है। ये क्या है? इसका नाम है क्या? शर्ट, तो ये भी एक संज्ञा है। दुनिया में कोई भी नाम है वो संज्ञा है। ठीक है, समझ गए सर, संज्ञा समझ गए। सर सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा राम इधर आओ, तो ये क्या हुआ? संज्ञा हुआ, क्योंकि मैंने उसको नाम कहा। राम एक नाम है। ठीक है, मैंने कहा तुम इधर आओ, यहां पे मैं बुला किसको रहा हूं? राम को ही बुला रहा हूं, लेकिन राम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम। तो राम के जगह पे मैं कह रहा हूं तुम, तो ये सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग होता है वो सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो दयालु कौन सा विशेषण है? अच्छा, दयालु क्या है? एक गुण है। राम के अंदर एक गुण है, क्या है वो? दयालु है। तो जब भी किसी गुण की बात करें तो हम लोग बात करेंगे गुणवाचक विशेषण की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दयालु शब्द कौन सा विशेषण है? दयालु शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है। आइए थोड़ा विशेषण के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन बी नहीं, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ए, ठीक है, यहां पे गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए नहीं, बी, सॉरी बी नहीं, ए सही आंसर होगा। राम बहुत दयालु है। दयालु इस शब्द में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि राम की गुण बता रही है कि राम का क्या गुण है? राम बहुत दयालु है। ठीक है, आइए विशेषण की अगर बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। वैसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती हो उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। जैसे जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? मोहन अच्छा लड़का है। तो मोहन की विशेषता बताया जा रहा है कि मोहन अच्छा लड़का है। तो ये जो अच्छा शब्द है, ये अच्छा, ये क्या है? ये है विशेषण। मोहन जो है संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा है। मोहन भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। तो मोहन जो है वो अच्छा लड़का है, ये है एग्जाम्पल। अच्छा जो है वो सर्वनाम है। राधिका बहुत सुंदर है। ये जो सुंदर शब्द है ये किसकी विशेषता बता रही है? राधिका की, कि राधिका कैसी है? राधिका सुंदर है। राधिका बहुत है। हम लोग अगर ये बोलते राधिका बहुत है तो क्या है? राधिका सुंदर है, तो विशेषता बताई जा रही है। तो सुंदर जो शब्द है वो विशेषण है। ठीक है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 5 भेद हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक और व्यक्तिवाचक। ये विशेषण के 5 भेद हैं। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी का गुण बताएंगे तो उसे कहेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? बताएंगे हिंदी की पहली जो कहानी है वो कौन सी मानी जाती है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? किसी को पता है? हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछें कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली कहानी है इंदुमती। क्या है? इंदुमती। ऑप्शन फिर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। टाइपिस्ट एकदम ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती। ठीक है, तो ये आप इंदुमती देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि इंदुमती किसकी रचना है या फिर हिंदी की पहली कहानी इंदुमती के लेखक का नाम क्या है, तो क्या नाम होगा? किशोरीलाल गोस्वामी। क्या नाम होगा? किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये आप इंदुमती देख रहे हैं। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है और इसके लेखक का नाम क्या है? किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक का नाम है। इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो 1900 में। आप यहां पे देख पाएंगे 1900 भी लिखा हुआ है।
तो 1900 में इसे प्रकाशित किया गया था। अगर एग्जाम में पूछ जाए कि इंदुमती कहानी को कब प्रकाशित किया गया था, 1900 में। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। इंदुमती को कब प्रकाशित किया गया था? 1900 में। इंदुमती के लेखक कौन है? तो क्या नाम होगा? किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है? अब रामचरितमानस का नाम आप लोग सभी सुने होंगे, और ये रामचरितमानस किसकी रचना है? ये तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तुलसीदास की अगर हम लोग बात करेंगे, तुलसीदास को क्या कहते हैं? तो वाल्मीकि का अवतार कहते हैं। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, तो महर्षि वाल्मीकि का अवतार जो है वो तुलसीदास को कहा जाता है, और तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। अच्छा, तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान चालीसा की भी रचना की गई है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि हनुमान चालीसा किसकी रचना है, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास की ही रचना है। ठीक है, तो रामचरितमानस में कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। रामचरितमानस की अगर हम लोग बात करें तो रामचरितमानस में टोटल आपको 7 कांड देखने को मिलेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और सही आंसर ऑप्शन बी, टाइपिस्ट यहाँ पे सही दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि रामचरितमानस में टोटल 7 कांड है। आइए इन 7 कांडों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये आप देख सकते हैं श्री रामचरितमानस देख पा रहे हैं, और इसके लेखक का नाम भी आप देख पा रहे हैं, तुलसीदास। ठीक है, तो तुलसीदास जी के द्वारा ये रचा गया है। तुलसीदास इसके लेखक है रामचरितमानस की। देखिए 1574 में तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना को शुरू किया गया, और यह पूरा कब हुआ? 1577 में। 1574 में शुरू किया गया, 1577 में पूरा हुआ, यानी लगभग मोटा मोटा हम लोग 3 साल मान के चलते हैं, 74 से 77। ठीक है, तो रामचरितमानस की रचना शुरू की गई 1574 में, 1577 में ये खत्म हुआ। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा श्री रामचरितमानस की रचना में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और ये अवधी भाषा में लिखा गया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा। जो जो आपको बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग जब थ्योरी क्लास किए थे, थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को ये सभी चीजें बताई गई थी। ठीक है, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, और रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अब हम लोग इन 7 कांडों के बारे में देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रामचरितमानस के 7 कांड: बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये रामचरितमानस के 7 कांड है। और जब भी आप ये सब सुने कांड, तो ये बुरा शब्द नहीं है। लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे से कांड हो गया। अरे कांड बुरा शब्द है ही नहीं, आप लोग उसको बुरा बना रहे हैं कि भाई इसने कांड कर दिया। क्या कर दिया? भाई इसने गाड़ी ठोक दी। तो भाई गाड़ी ठोकना बुरी बात है, कांड शब्द बुरा बात नहीं है। रामचरितमानस में 7 कांड है, तो क्या ये 7 बुरे चीज है? नहीं, कांड शब्द अच्छा है, आप उसे अच्छे के लिए प्रयोग करें। भाई इसने कांड कर दिया, क्या कर दिया? इसने एग्जाम क्रैक कर दिया, इसे कहिए कांड। कांड अच्छा शब्द है, हम लोग उसे बुरा बना दिए हैं। ठीक है, तो आप कहिए भाई इसने तो कांड कर दिया। क्या कर दिया? भाई इसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम को क्रैक कर दिया, नौकरी ले ली भाई जीएसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो कांड अच्छा शब्द है, और यही वो 7 कांड है। फिर से एक बात देखते हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये रामचरितमानस के 7 कांड है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, बाल कांड सबसे बड़ा कांड है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। क्लियर? रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। ठीक है, सुंदर कांड में प्रमुख पात्र जो थे वो हनुमान जी थे। सुंदर कांड में प्रमुख पात्र जो है वो हनुमान जी थे। तो रामचरितमानस के किस कांड में हनुमान जी प्रमुख पात्र थे? सुंदर कांड में। ठीक है, चलिए और कुछ क्लियर?
रामचरितमानस समझ में आ गया? अरे डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? शोषण का विलोम शब्द क्या है, आइए समझते हैं। आपको एलिमिनेट करने आता है, शोषण समझ लिए कि आपको, चलिए मान लेते हैं कि आपको आंसर पता नहीं है, लेकिन आपको एलिमिनेट करने आता है, ठीक है। तो शोषण का क्या है? विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द। शोषण मतलब किसी को प्रताड़ित करना, शोषण मतलब किसी को प्रताड़ित करना। शोषित का क्या मतलब होता है? शोषित का मतलब होता है जिसे प्रताड़ित किया जाता है। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अगर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है तो मैं कहूंगा मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है। और शोषित, मैं शोषित हूं क्योंकि मुझे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। शोषित कौन होते हैं? जिसे किया जाता है, तो ये तो विलोम शब्द हुआ नहीं। शोषक, शोषक का क्या मतलब है? जो शोषण करता है। जैसे अगर आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो मैं हुआ शोषित और आप हुए शोषक, क्योंकि आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो शोषक भी नहीं होगा, ठीक है। अवशोषण भी नहीं होता है। पोषण बिल्कुल सही आंसर होगा, पोषण, ऑप्शन ए। शोषण का उल्टा, शोषण का विलोम शब्द क्या होगा? पोषण। शोषण का विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ऑपोजिट वर्ड, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑपोजिट वर्ड। तो शोषण का ऑपोजिट वर्ड विलोम शब्द क्या होगा? पोषण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? अब देखिए, इसमें विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। तुलसीदास के जन्म को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। क्या मतभेद हैं? आपको किसी किसी बुक में या फिर, हाँ चलिए देखिए, देखिए आइए, पेन कहां गया, ये रहा। किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि 1511 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा कि 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। आपको कोई एजुकेटर ऐसे मिलेंगे जो बता रहे होंगे कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ है। आपको कोई ऐसे एजुकेटर मिलेंगे जो कि आपको बताएंगे कि 1511 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल में ऐसे बहुत से साइट हैं जो कि आपको बताएंगे कि 1511 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, और ऐसे बहुत से साइट्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो तुलसीदास जी का जन्म इन दोनों में से कब हुआ है किसी को क्लियर पता नहीं है। किसी बुक में 1532, किसी बुक में 1511। लेकिन आप बोलेंगे सर अगर ऐसी बात है तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लें तो एग्जाम में क्या आंसर देंगे? अरे एग्जामिनर जो है वो बेवकूफ तो है नहीं, उसको भी क्लियर नहीं पता है। अगर किसी विद्वान को नहीं पता है, किसी टीचर को नहीं पता है, किसी स्टूडेंट को नहीं पता है, तो एग्जामिनर का तो भगवान तो है नहीं कि उसे पता रहेगा, उसे भी पता नहीं है क्लियर। तो वो भी आपको ऑप्शन में या तो 1511 देगा या तो 1532 देगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। आप बोलेंगे सर क्या आंसर लगाएंगे? जो भी आपको मिल जाए। अगर 1511 मिला तो 1511 सही आंसर लगाएंगे, अगर 1532 मिला तो 1532 सही आंसर लगाएंगे। आप बोलेंगे सर कैसे कैसे, थोड़ा सा बताइए। यहां पे ऑप्शन में 1532 नहीं है, आप बोलेंगे हां सर, तो 1511 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और अगर 1532 रहता तो 1511 नहीं रहता, 1532 रहता तो 1511 नहीं रहता। दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो 1511 मिलेगा, 1532 मिलेगा, तो दोनों को आप लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। क्लियर? तो तुलसीदास जी का जन्म जो है वो हम लोग अभी मान के चल रहे हैं 1511, लेकिन आपको दोनों याद रखना है। ऐसे बहुत से एजुकेटर हैं जो कि आपको बता देंगे 1532 या फिर 1511, लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हो सकता है कि आप 32 पढ़ के गए हो, 32 ऑप्शन में ही ना हो सकता है कि आप 11 पढ़ के गए हो, 11 ऑप्शन में ही ना हो। फिर आप क्या करेंगे? फंस जाएंगे, आपको लगेगा मास्टर गलत पढ़ा दिया है, ठीक है। तो विद्वानों में बहुत मतभेद है।
चलिए आगे बात करते हैं तुलसीदास जी की। तो 11 अगस्त 1511 या फिर हम लोग 1532 मान लेते हैं। 1500 पेन नहीं चल रहा है, चलिए मान लीजिए, ठीक है 1532। कहां पे? उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, ठीक है। इनके द्वारा रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किया गया है। इन्हें रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है और इनके बचपन का नाम जो है वो राम बोला था। अगर एग्जाम में पूछें कि किनके बचपन का नाम राम बोला था, तुलसीदास के बचपन का नाम जो है वो राम बोला था। इनके गुरु, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? नर हरिदास। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? नर हरिदास, ठीक है, याद रखेंगे। नर हरिदास इनके गुरु का नाम है, बचपन का नाम राम बोला। महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। हनुमान चालीसा और रामचरितमानस जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना इनके द्वारा किया गया। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में होरी के कितने संतान हैं? ठीक है, गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की ये उपन्यास है। गोदान उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। 1936 में गोदान उपन्यास को प्रकाशित किया गया था, ठीक है। बात करेंगे आगे, चिंता ना करें। गोदान उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक प्रमुख पात्र मिलेंगे जिसका नाम है होरी। क्या नाम है? होरी। होरी जो है एक किसान होता है और उसी के जीवन के बारे में बताया गया है कि किसान किस प्रकार से अपनी मेहनत करने के बाद भी अपनी रोजी रोटी जो है वो उसे संकट आ जाती है अपनी रोजी रोटी पर, ठीक है। तो होरी के 3 पुत्र होते हैं गोदान उपन्यास में। कितने? 3 पुत्र। 3 पुत्र नहीं, 3 संतान। 1 पुत्र और 2 पुत्री, यानी होरी का 1 बेटा होता है और 2 बेटियां। होरी के बेटे का नाम क्या होता है? गोबर और सोना और रूपा होरी की बेटियां हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आंसर की बात करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। होरी के कितने संतान हैं? 3 संतान हैं। देखिए ये आप गोदान उपन्यास देख पा रहे हैं, ठीक है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी की ये रचना है। 1936 में इसे प्रकाशित किया गया था। कब? 1936 में। याद रहेगा सभी को, गोदान उपन्यास कब प्रकाशित किया गया था? 1936 में, ठीक है। ये आप मुंशी प्रेमचंद जी को देख रहे हैं जिनके द्वारा गोदान उपन्यास जो है वो लिखा गया है। अब आइए बात करते हैं गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? लेखक है मुंशी प्रेमचंद। प्रकाशित वर्ष 1936। भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का चित्रण है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र हैं होरी। यह लेखक प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, यानी मुंशी प्रेमचंद जी का यह अंतिम उपन्यास है। अगर एग्जाम में पूछे कि मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो गोदान। आइए आगे बात करते हैं। मुख्य पात्र हैं होरी, जो कि घर का मुखिया होता है। होरी के पुत्र का नाम क्या है? गोबर। होरी के पुत्र का क्या नाम है? गोबर। गोबर की पत्नी का नाम क्या है? झुनिया। होरी की 2 पुत्री होती है, सोना और रूपा, जो कि सोना बड़ी और रूपा छोटी। तो यहां पे होरी का पुत्र हो गया 1, सोना हो गया 2 और रूपा हो गई 3। होरी के कितने संतान? 3 संतान। होरी के बेटे का नाम क्या है? होरी के पुत्र का नाम क्या है? तो गोबर। होरी की बड़ी पुत्री, होरी के बड़ी बेटी का क्या नाम है? होरी के बड़ी बेटी का नाम है सोना। होरी के छोटी बेटी का क्या नाम है? होरी के छोटी बेटी का नाम है रूपा। गोबर जो कि होरी का पुत्र है, उसकी पत्नी का क्या नाम है? तो झुनिया जो है वो गोबर की पत्नी का नाम है, ठीक है। राय साहब इसमें जमींदार है, ठीक है। राय साहब इसमें जमींदार है। झुनिया जो कि गोबर की पत्नी है, उसकी पिता का क्या नाम है? भोला। मिल मालिक खन्ना। हीरा जो है होरी का भाई है और मालती जो है एक डॉक्टर है। गोविंदी खन्ना की पत्नी है। खन्ना कौन? मिल मालिक। क्लियर है? इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। क्लियर? तो यहां पे आप गोदान उपन्यास के बारे में समझ गए। आइए आगे बात करते हैं। ठाकुर का कुआं, ये भी एक कहानी है
और इस कहानी में जोखू और गंगी पति पत्नी होते हैं, यही प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, ठाकुर के कुएं में प्रमुख पात्र कौन है? जोखू और गंगी। और जोखू जो है वो गंगी का पति है और गंगी जो है वो जोखू की पत्नी है। ठीक है, तो ये दोनों किस वर्ग से संबंधित है? अगर मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर आपको छुआछूत, ऊंची जाति नीची जाति के भेदभाव को अगर देखना है तो आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं जिसका नाम है ठाकुर का कुआं। ठीक है, और जोखू और गंगी ये जो है वो दलित वर्ग के हैं। ऑप्शन बी, दलित वर्ग के, दलित यानी नीचे वर्ग के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जोखू और गंगी ये जो है वो किस वर्ग से संबंधित है? ये दलित वर्ग से संबंधित है। ये आप ठाकुर का कुआं कहानी को देख सकते हैं और इसके भी लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। यानी ये कहानी भी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही रचा गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाषा किसे मानी जाती है? प्रथम जो भाषा है वो किसे मानी जाती है? प्रथम भाषा, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम भाषा कौन सी है बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रथम भाषा संस्कृत। अगर आपसे पूछे प्रथम जन भाषा तो क्या होगा? वो भी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत को दो पार्ट में बांटा गया है। एक हो गया हमारा वैदिक संस्कृत, एक हो गया हमारा लौकिक संस्कृत। संस्कृत के दो पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा, सबसे प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत, यानी जिस भाषा को वेदों में उपयोग किया गया है। प्रथम जन भाषा, लोगों के द्वारा किस भाषा का उपयोग सबसे पहले किया गया? लौकिक संस्कृत। तो सबसे पुरानी भाषा, या फिर यहां पे आपसे पूछा रहा है प्रथम भाषा कौन सी है? प्रथम भाषा संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा से ही सभी भाषा का विकास हुआ है, चाहे पाली की बात करें, प्राकृत की बात करें, अपभ्रंश की बात करें, अवहट की बात करें, पूरा हिंदी की बात करें, तो सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। तो प्रथम भाषा कौन सी है? संस्कृत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम है बताएंगे। सूरदास के गुरु का नाम क्या है? लेखक सूरदास के गुरु का नाम क्या है? तो लेखक सूरदास के गुरु के नाम की अगर हम लोग बात करें, इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। क्या? वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आप महाकवि सूरदास को देख पा रहे हैं और इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य। आइए बात करते हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर सूरदास की बात करते हैं तो 1478 ईस्वी में मथुरा में इनका जन्म होता है। इनके बचपन का नाम जो है वो सूरजदास था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के 4 प्रिय शिष्य थे, कुंभदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगर हम लोग बात करें गुरु वल्लभाचार्य की, तो गुरु वल्लभाचार्य के 4 प्रिय शिष्य थे और उन चारों प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य थे सूरदास। ठीक है, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में होता है मथुरा में। इनके बचपन का नाम होता है सूरजदास और इनकी मृत्यु 1578 ईस्वी में होती है। क्लियर है? इनकी मृत्यु कब होती है? 1578 ईस्वी में। ठीक है, आइए इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाएं, सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। तो जहां पे सुर सुर आया वो सूरदास, सुर सुर आए जहां पे वो होंगे सूरदास। ठीक है, और साहित्य लहरी याद रख लें। सुरसागर सूरदास, सुरसावली सूरदास, सुर 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 सुर। क्लियर है? चलिए, सुर सुरा सुर सुर। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? हम लोगों ने देखा था थ्योरी के क्लास में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, इन सभी कालों के बारे में थ्योरी क्लास में हम लोग बात किए हैं।
ठीक है, अब इन चारों काल में से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल। क्यों? क्योंकि भक्ति हुई थी बहुत। जहां पे भक्ति होती है वहीं पे भगवान का वास होता है, और जहां पे भगवान का वास होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग कहते हैं स्वर्ग। तो स्वर्ग में स्वर्ण होता है, स्वर्ण काल। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जहां पे भक्ति होती है वहीं पे स्वर्ण होता है, वहीं पे भगवान होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इजीली आप ट्रिक के रूप में समझ सकते हैं। स्वर्ण काल किसे? जहां पे भक्ति होगी वहीं पे स्वर्ण होगा, वहीं पे हमारे भगवान भी होंगे, तो भगवान को भी भक्ति चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदि काल, जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, भक्ति काल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, ठीक है, सॉरी पूर्व मध्यकाल कहते हैं, रीति काल, जिसे उत्तर मध्यकाल कहते हैं, और आधुनिक काल। ठीक है, तो आप अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस में है, तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। आदि काल, रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उसके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताएंगे। कभी रामधारी सिंह दिनकर को उनके कौन से रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? उर्वशी। उर्वशी, उर्वशी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो उर्वशी जो रचना है, ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, और इसी उर्वशी रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बात करते हैं। आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो आपको मुहावरे भी पढ़ना है, और ये हिंदी ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, तो आग बबूला होना, आग बबूला होने का मतलब वही है जिसका मतलब होता है दांत पीसना। हम लोग दांत पीसते हैं ना, इस बार तो एग्जाम क्रैक करके छोड़ेंगे, अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आना, आग बबूला होना। दांत पीसना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आग बबूला होना मतलब क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा आना। अत्यधिक जब क्रोध आता है तो उसे कहते हैं आग बबूला होना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मयंक ने रोहित को डंडा मारा। ठीक है, मारने दो भाई, हमें क्या, हमें तो अपने एग्जाम से मतलब है, हमें अपने पढ़ाई से मतलब है। मयंक अगर रोहित को डंडा मार रहा तो मारने दो। मयंक रोहित को डंडा मारेगा, रोहित मयंक को डंडा मारेगा, मारना भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बैठ के मजे लेंगे, अगर हो सके तो पॉपकॉर्न भी लेते आइयो। ठीक है, तो मयंक ने रोहित को डंडा मार दिया। ठीक है भाई, मार दिया, अब कहां मारा पता नहीं, सर पे मारा होगा, सर फूट गया होगा। इसमें कर्ता कौन है? कर्ता मतलब काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मार तो मयंक रहा है। कौन मार रहा है? मयंक। तो मयंक ही कर्ता। कर्ता का क्या मतलब है? कर्ता का मतलब है काम कौन कर रहा है। मयंक ने रोहित को डंडा मारा, तो आप बस पूछेंगे किसने मारा, तो कर्ता निकल जाएगा। किसने मारा? राम बाजार गया, आप पूछेंगे कौन गया, कौन गया, कर्ता निकल गया, राम गया। तो मयंक ने रोहित को डंडा मारा, किसने मारा? मयंक ने मारा। मयंक यहां पे क्या है? कर्ता है। आपको बस पूछना है, क्वेश्चन करना है, किसने, किसने मारा? अरे मयंक ने रोहित को डंडा मार दिया, रोहन को। रोहन आपके पास आया, और रोहन आपके पास आकर कहा, क्या कहा? डंडा मार दिया मुझे, डंडा मार दिया। तो आप क्या कहेंगे? किसने मारा? तो वो रोहन कहेगा मयंक ने, यानी कर्ता यहां पे मयंक है। ये जितना काम धाम है ये मयंक का किया हुआ है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मयंक। कर्ता कौन है? मयंक है। ठीक है, चलिए, वर्णों के समूहों को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? जहां पे बहुत सारे वर्ण हैं,
क, ख, ग, घ, बहुत सारे वर्ण है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी, बहुत ही आसान क्वेश्चन। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया मतलब काम। अगर कोई क्रिया की विशेषता बता रहा है तो वो हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया? क्रिया विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। जैसे क्या? मोहन तेज दौड़ता है। अगर यहां पे मैं कहूं कि मोहन दौड़ता है तो ठीक है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ने का विशेषता हो रहा है तेज। दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। मोहन क्या कर रहा है? अगर आपको क्रिया जानना है तो आप पूछिए मोहन क्या कर रहा है? तेज कर रहा है? नहीं, मोहन दौड़ रहा है। क्रिया निकल गया। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। विशेषता बता रही है, दौड़ने की विशेषता बता रही है कि तेज दौड़ रहा है। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। रसोई घर का समास विग्रह क्या है? बताएंगे। रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई घर, रसोई के लिए घर, जहां पे रसोई बनता है, पकवान बनते हैं, तो रसोई के लिए घर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई के लिए घर। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, चलिए अपभ्रंश भाषा का काल क्या है? बताएंगे। हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ। संस्कृत से विकास हुआ पाली का, पाली से विकास हुआ प्रकृत का, प्रकृत से विकास हुआ अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अवहट का, अवहट से हिंदी का। तो कालक्रम क्या है? टाइम पीरियड क्या है इनका? आइए बात करते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर देंगे। संस्कृत का टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी। 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी संस्कृत का। 500 बीसी से लेकर 1 एडी तक पाली भाषा का। 500 बीसी से 1 एडी तक पाली भाषा। 1 एडी से 500 एडी प्राकृत भाषा। 1 एडी से लेकर 500 एडी तक प्राकृत भाषा। 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक अपभ्रंश भाषा। ठीक है, आपको पूछा गया था अपभ्रंश भाषा के बारे में ही, तो 500 एडी से लेकर 1000 एडी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप यहां पे देखेंगे ऑप्शन में 500 एडी से 1000 एडी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे, सही आंसर समझ गए? अपभ्रंश भाषा का कालक्रम 500 एडी से 1000 एडी तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अनुपम इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? यानी इसका मिलता जुलता शब्द कौन सा है? ठीक है, अब इसका आंसर तो वही दे पाएंगे जिसको अनुपम शब्द के बारे में पता हो। अनुपम शब्द का मतलब होता है अद्भुत, समथिंग यूनिक, समथिंग यूनिक, अद्भुत, अविश्वसनीय, ये इसके पर्यायवाची है। अविश्वसनीय, अद्भुत, अनोखा। ठीक है, तो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनोखा। ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर है? अनुपम का क्या मतलब है? अविश्वसनीय, अद्भुत, अनोखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए, 6 वर्ण किसके सहयोग से बना है? बताएंगे। ये जो 6 वर्ण है ये किसके सहयोग से बना है? तो ये बना है क और स के सहयोग से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क और श के सहयोग से बना है 6। क और श के सहयोग से कौन बना है? 6 बना है। ठीक है, क्लियर?
अब बताएंगे कैसा रहा क्लास, मजा आया, सभी क्वेश्चंस को समझ पाए, आपको लग रहा है कि हाँ हिंदी समझ में आ रही है, अब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं अब एग्जाम निकलेगा, क्योंकि हिंदी हम लोग समझ पा रहे हैं, हिंदी में क्वेश्चन सही होंगे हमारे। तो इसी तरीके से रोजाना सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।